नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के ज्ञानी बैच में यह हम आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी तीसरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन कौन क्लास से जुड़ चुका है, उसके बाद आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास में हेमंत, गोविंद, गुड़िया, पंकज, अनु, विवेक, अमित, वंशिका, अदिति, पलक, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। अब आप लोगों के एग्जाम में मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 20 दिन रह गए, है ना। ये महीना तो खत्म ही हो गया। आज आपके जो है वो 30 तारीख है, इस महीने का एक दिन और अगले महीने के 17 दिन, यानी 20 दिन भी का ज्यादा कह रही हूँ मैं। 18 दिन आप लोगों के एग्जाम में है और उसके बाद आप हिंदी का एग्जाम दे रहे होंगे, यानी आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए आप पिछले 7-8 महीने से मेहनत कर रहे हैं। फाइनली वो समय आपका आ गया है। तो इस टाइम पर नया मत पढ़िए, जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, है ना। तो नया पढ़ने के लिए कम समय देना है, रिवीजन करने के लिए ज्यादा समय देना है। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो मैराथन से सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है उसको अपना तैयार कर लेना। जैसे हिंदी में पत्र निबंध जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं उसको याद कर लो, साहित्यिक परिचय का पैटर्न याद कर लो, है ना। आपके कहानी का सारांश या उद्देश्य याद कर लो। तो जो चीजें कंपलसरी है एग्जाम में आनी ही आनी है, तो वो आपके जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो उन कंपलसरी चीजों को अपना तैयार कर ले। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू खंड से है आपके। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, डी है आपके कार्तिक प्रसाद खत्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। तो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है, ये आपके ये पेपर में आपको ऊपर 2024 दिखेगा। ये मैंने आपके फ्रेश ही बनाया है, पर ये ऊपर से आपके टाइपिंग एरर के कारण ये 24 दिख रहा है। इसको आप 26 कर लेंगे, इस बात से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना, पर फिर भी, है ना। तो यहाँ पर ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो आप कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके अलावा इनकी दो पत्रिकाएं और हैं, ये आपके गद्य खंड के ही लेखक हैं। जैसे आपने नया जीवन और विकास, ये इनकी पत्रिकाएं देखी थी, है ना। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की नया जीवन और विकास पत्रिका आपने देखी थी। इसके अलावा ज्ञानोदय पत्रिका भी होगी। हाँ, अगला सवाल है हमारे पास। द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है भाई। 2024 का नहीं है ये, टाइपिंग एरर के कारण ये 2024 आप लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। ये आपके क्वेश्चंस नए बनाए हैं इंपॉर्टेंट देखते हुए। दो द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं। तो आप कहेंगे सदल मिश्र, मोहन राकेश, अध्यापक पूर्ण सिंह या रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, मैं डाउन हूँ, तो आप लोग मैनेज करिएगा। बहुत ज्यादा मैं चीख चिल्ला नहीं सकती आज, ऊपर सुबह से क्लास चल रही है मेरी। द्विवेदी युग के लेखक आप बताएंगे, तो आप कहोगे द्विवेदी युग के लेखक। देखो सदल मिश्र जो है ये आपके भारतेंदु युग से भी पहले के हैं। मोहन राकेश आधुनिक काल में छायावाद के बाद के लेखक हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह को हम द्विवेदी युग का लेखक कहेंगे, है ना। अध्यापक पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल तो आगे शुक्ल युग के हैं। वैसे रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग में भी लिखते हैं, पर इनको हम प्रमुख जो है वह शुक्ल युग का मानते हैं। तो एक सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी आपके ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है नाटक, सी ऑप्शन है उपन्यास,
डी ऑप्शन है आत्मकथा। बताइए क्या हो गए। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना होगी, तो आप कहेंगे ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगे है विकलांग श्रद्धा का दौर, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है। 5 आपके सवाल होंगे गद्य के उद्भव एवं विकास से, 5 होंगे पद्य के उद्भव एवं विकास से। तो यहाँ बताइए विकलांग श्रद्धा का दौर ये निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो हरिशंकर प्रसाई जी का यह व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग प्रधान निबंध है। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक है, ए ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, बी ऑप्शन है सुंदरलाल त्रिपाठी, सी ऑप्शन है घनश्याम बिड़ला, डी है नरदेव शास्त्री की वेद तीर्थ। बताइए क्या होगा। हिंदी की प्रथम डायरी तो आपका हो जाएगा नरदेव शास्त्री की, जो वेद तीर्थ नरदेव शास्त्री हैं, इनको हम ज्यादातर हिंदी का प्रथम मतलब हिंदी की प्रथम डायरी के रचयिता मानते हैं। इसके अलावा एक दो विचार और हैं। तो नरदेव शास्त्री को वैसे तो माना जाता है, लेकिन हालांकि हिंदी के जो व्यवस्थित डायरी लेखन है उसकी शुरुआत कहते हैं श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी से हुई। कई लोग कभी कभी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी को भी शुरुआती डायरी में गिन लेते हैं। तो जो भी ऑप्शन दिख रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पर चुन लेना है। बस 2-3 आप लोगों को दिमाग में रखना है कि भैया नरदेव शास्त्री अगर ऑप्शन में दिख रहे हैं तो नरदेव शास्त्री, ये नहीं दिख रहे तो श्री राम शर्मा, ये भी नहीं दिख रहे हैं तो फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक, आगे बढ़ती हूँ। ये आपके गद्य के उद्भव एवं विकास से थे। अब यहाँ पर हम पद्य के उद्भव एवं विकास को देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब बताइए रीति काल के प्रमुख कवि इनमें से कौन से हैं। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है बिहारी, सी ऑप्शन है निराला, डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। बताइए क्या होगा। रीति काल के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसमें तुलसीदास भक्ति काल के हो गए, बिहारी रीति काल के हैं, निराला आपके छायावाद के हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो बी ही ऑप्शन होगा। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन से होंगे। ए ऑप्शन है अज्ञेय, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है पंत, डी ऑप्शन है दिनकर। बताइए प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो आपका सही जवाब होना चाहिए प्रयोगवाद के प्रमुख कवि आपके अज्ञेय हो गए, है ना। तो हम नागार्जुन या अज्ञेय का नाम प्रयोगवादी प्रमुख कवियों में लेते हैं, बाकी निराला पंत ये सब आपके छायावाद के प्रमुख कवि कहलाते हैं, दिनकर आपके प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वीरगाथा काल का नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वीरगाथा काल का नहीं है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी है खुमान रासो, सी है बीसल देव रासो, डी है सूरसागर। एमसीक्यू का 1 शॉट हम लोग 3 फरवरी को 3 PM पर तैयार रहिएगा। एमसीक्यू का 1 शॉट, और इस बार के लिए जो निबंध है इम्पोर्टेंट, एआई पर मैंने आप लोगों से कहा था इस बार एआई पर निबंध आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निबंध लिखने के लिए आएगा। तो ये आपके 10, 9, 19 नंबर का कंटेंट आप लोगों को 3 फरवरी को कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको टाइम बता दिया, इस अकॉर्डिंग आपको इस क्लास से जुड़ना है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वीरगाथा काल का नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये वीरगाथा काल का नहीं है क्योंकि यह भक्ति काल का है। ठीक है, तो ये आपके डी ऑप्शन भक्ति काल हो जाएगा। अब है कामायनी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करती है। ए ऑप्शन है छायावाद, बी है प्रगतिवाद, सी है प्रयोगवाद, डी है नई कविता। क्या कहेंगे कामायनी किस काव्य की प्रतिविधा होगी, तो आप कहेंगे कामायनी जो है वो श्रद्धा मनु कविता का अंश आपने कामायनी से ही देखा था। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं और जयशंकर प्रसाद आपके मुख्य रूप से छायावाद के हैं,
तो आप इसको छायावाद का प्रतिनिधि ग्रंथ कहेंगे। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। समन्वय पत्रिका के संपादक कौन है? ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है धर्मवीर भारती। बताइए क्या होगा समन्वय पत्रिका के संपादक? तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इनकी पत्रिका है आपकी समन्वय पत्रिका। ठीक है, तो ये आपके पद्य के उद्भव एवं विकास से आपने 5 सवाल देखे। कुल आपके ये 10 एमसीक्यू हो गए हैं। आप इसमें देख लो कि कितने आपके सही हुए हैं, और सही नहीं भी हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक, आपके बहुत सारे हैं, आप सब कोई भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि भाई मेरे ही गलत हो रहे हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग होंगे जिनके प्रश्न गलत हो रहे होंगे। ठीक है, 2-3 तो सबके होंगे ही होंगे। हाँ, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उसमें से हो सकता है कोई 10 में से 8-9 ले आए, पर एकाध प्रश्न सबका गलत हो रहा है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी। हाँ, जो बिल्कुल अभी शुरुआत में पढ़ना ही शुरू कर रहे हैं, जिसने अभी पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, उनके फिर गलतियां ज्यादा हो रही होंगी। अब हम तीसरा सवाल हमारे गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर से आता है। गद्यांश में 2 गद्यांश आपको दिए होते हैं अथवा करके, है ना। तो ये जैसे गद्यांश है, बताइए कहाँ से है ये? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। 2-2 नंबर में 5 सवाल आपसे आएंगे। बहुत सारे साथी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, वो अशोक का फूल बता रहे हैं। तो यही आप लोगों ने जब चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये आपने जो राष्ट्र के स्वरूप में 3 खंड, वो राष्ट्र के स्वरूप में 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले भूमि की बात कही गई है, फिर जन की बात कही गई है, फिर संस्कृति की बात कही गई है। तो जो तीसरा अंश है हमारा संस्कृति वाला, वहां से ये है कि जंगल में जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, वृक्ष, ये सब होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को दबाते नहीं हैं, सब एक साथ मिल करके आगे उठते हैं और अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, और एक राष्ट्र तब प्रगति कर सकता है जब सब मिल करके एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर एक दूसरे से अलग अलग संस्कृति के लोग लड़ने लग गए, बिहार का व्यक्ति जो है हिमाचल वाले से लड़ रहा है, हिमाचल वाला गुजरात से लड़ रहा है, ये अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराई तो पूरे राष्ट्र की नुकसान इसमें होता है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में से लिया गया है। तो आप इसमें पाठ का नाम बताएंगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, यहाँ पाठ का नाम, यहाँ लेखक। अगला सवाल, रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक नदी के माध्यम से सभी संस्कृतियों के एक रूप होने की बात कही गई है। यानी जैसे अनेक नदियां मिलकर के समुद्र में एक हो जाती है, फिर आप समुद्र को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इस नदी का जल है, ये गंगा का है, ये यमुना का, सरस्वती का, नहीं, वो सब मिलकर एक हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही जब बात भारत की आएगी या अपने राष्ट्र की आएगी, तो सारी संस्कृतियां एक हो जाती हैं। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। आप कहेंगे लेखक कहना चाहते हैं जैसे जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष, वनस्पतियां, ये आपके यहाँ जंगल वाला एग्जाम्पल आपके नहीं, नदी वाला एग्जाम्पल आएगा। किसको रेखांकित कर रखा है? जल के अनेक प्रवाह। तो ये एग्जाम्पल में आप यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ आप कहेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि जैसे समुद्र में
अनेक जलों का प्रवाह, अनेक जलों का प्रवाह एक रूप हो जाता है। जैसे समुद्र में जब आपके जलों का, अलग अलग जलों का प्रवाह जाता है तो वो जैसे एक रूप हो जाता है, मिलकर एक हो जाता है, ऐसे ही जो आपकी अलग अलग जातियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, ये भी आपस में तालमेल बिठा करके एक रूप हो जाती है, एक दूसरे के साथ राष्ट्र का हिस्सा बनती है। अगला सवाल है, लेखक ने जंगल की लताओं और वृक्षों की तुलना किससे की है? संस्कृति से बताएंगे, संस्कृति से की है कि आपके लेखक ने जंगल की लताओं और वृक्षों की तुलना राष्ट्र के निर्माण में जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके साथ की है। कि जैसे जंगल में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, वैसे ही आपके जो जैसे जंगल में अलग अलग आपके पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जो है छोटे पौधे हैं, बड़े वृक्ष हैं, ठीक है, अलग अलग वनस्पतियां हैं, वे सब जंगल में एक रूप आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही एक राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियां मिलके एक रूप से आगे बढ़ती हैं। लेखक के अनुसार राष्ट्रीय जन कैसे रहते हैं? तो आप क्या कहोगे कि ये संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहती हैं। लिखा है राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो यही बात आपको लिखनी है कि ये जो अलग अलग संस्कृतियां हमें दिखाई दे रही हैं, वह आपसी मेल मिलाप सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की एकता को यह मजबूत करते हैं। तो थोड़ा सा आज आपकी तबीयत खराब है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका ये प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे पास एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर सकती। मेरी सुबह से 9 बजे से आपकी क्लास चल रही है, इसलिए मेरी चेहरे पर आपको वो थकान भी दिख रही होगी और थोड़ा सा मेरे खड़े होने में भी दिक्कत है। ठीक, चलो अब यहाँ पर लिखा है कि नदियों के प्रवाह और समुद्र का उदाहरण किस बात को समझाने के लिए दिया गया है? तो आप बताइए, नदियों का प्रवाह और समुद्र का एग्जाम्पल किस लिए दिया है? तो आप बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की राष्ट्रीय संस्कृतियां कैसे आपस में समन्वय बिठाती हैं, तालमेल बिठाती हैं, इसके लिए यहाँ पर जल और नदियों का एग्जाम्पल, समुद्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यही बात इसको अपने शब्दों में आपको लिख देना है कि यह उदाहरण इस बात को समझाने के लिए है कि जैसे अनेक नदियां मिलकर समुद्र में एक रूप होती हैं, ऐसे ही अलग अलग परंपराएं, संस्कृति, जीवन पद्धतियां मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करती है, और यही समन्वय, यही तालमेल राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। अथवा में आपके पास दूसरा गद्यांश होगा, आपको देख लेना है कि कौन सा गद्यांश ऐसा है जिसको आप अच्छे प्रकार से लिख सकते हो। ये अथवा में आपके पास दूसरा गद्यांश है, आपको वही गद्यांश अपने एग्जाम के लिए चुनना है जिसको आपको लगता है कि आप बेटर तरीके से उत्तर दे पाओगे, है ना। जैसे हमने पहला गद्यांश देखा, आपने पहले गद्यांश के 5 प्रश्नों को देखा, फिर आपने दोनों दूसरे गद्यांश को भी देखा, इसके भी 5 सवाल पढ़ लिए। तो जिसमें आपको यह कॉन्फिडेंस आए कि आप इन 5 ही सवालों का उत्तर लिख पाओगे, उसी गद्यांश को आपने उठाना है। और इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट का समय पेपर में मिलता ही है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, तो उस 15 मिनट में आपको पूरे पेपर में ये मार्क कर लेना है कि मैं कौन कौन से जो अथवा वाले सवाल हैं उसमें मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, है ना। ये 15 मिनट आपके इसी चीज के लिए है। तो जैसे लिखा, अशोक में फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल स्तवकों पुष्पों के मनोहर स्तकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हदभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं।
जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ये आपका गद्यांश है। ठीक, तो अब आपके यहाँ पर दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो शीर्षक आप बता दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है, अशोक के फूल से, और लेखक इसमें बता दोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत सारे साथी सही जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसका अगला सवाल है रेखांकित अंश की व्याख्या, कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। तो इसकी व्याख्या आप क्या करोगे, आप कहोगे कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दूर तक सोच लेते हैं, दूर तक सोच लेते हैं, यानी कि वह सुंदर फूल को देखकर सोच लेते हैं कि भैया इस फूल का हश्र क्या होने वाला है, सुंदर फूल है, सब तोड़ कर रख के अपने पास ले जाएंगे, है ना, यही तो होता है सुंदर चीजों का। तो फिर ऐसे में आपके वह उदास हो जाते हैं। तो लेखक लेकिन यहाँ कहते हैं कि उनकी उदासी के पीछे यह कारण नहीं है। अशोक का फूल देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो रहा है, आप कहेंगे लेखक का मन इसलिए उदास हो रहा है क्योंकि वो अशोक के फूल के माध्यम से पुरानी संस्कृति को याद करते हैं कि किस प्रकार अशोक के फूल का कालिदास के साहित्य में कैसा महत्व था, है ना, हमारी कितनी परंपरागत चीजें अशोक के फूल से आपकी जुड़ी हुई है। इन सब को देख सोचते हुए, इन सब को याद करते हुए लेखक के मन में फूल को देखकर उदासी आती है। ठीक, इसके अलावा अगला सवाल है लेखक की दृष्टि किस संदर्भ में इतनी दूर तक नहीं जाती। तो आप क्या कहोगे, किस संदर्भ में नहीं जाती, तो आप कहोगे सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में जो कुछ लोगों को रस मिलता है वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, वो उस अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं, पर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। तो आप इसमें कहेंगे लेखक कहते हैं कि कुछ लोग बड़े दूरदर्शी हैं जो किसी वस्तु के अंतिम परिणाम तक की कल्पना कर लेते हैं, जैसे सुंदर फूल देख करके सोच लेंगे कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि जब अंतिम परिणाम तक की वह कल्पना कर लेते हैं, पर लेखक ऐसे दूरदर्शी नहीं है कि इतने दूर तक का सोच लें, इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनकी दृष्टि अंतिम परिणामों तक पहुंचती है, इसलिए उनका नाम भी दूरदर्शी कर दिया। पर यहाँ अशोक यहाँ पर इस फूल को देख करके वह उदास होते हैं, पर उनकी दृष्टि दूरदृष्टि नहीं है। सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे जो लोग दूरदृष्ट होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, वह सुंदर वस्तुओं को बुरा भाग्य मान करके कि सुंदर वस्तुओं का भाग्य बुरा होता है, भविष्य में इनके साथ कुछ गलत होता है, कुछ आपकी बुरी घटना घट जाती है, यह सोचकर दुखी हो जाते हैं, इसी को हतभाग्य दुर्भाग्यशाली होना कहा है। तो लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो सुंदर वस्तुओं को देखकर उसमें छुपा हुआ दुख या भविष्य की त्रासदी ढूंढ लेते हैं, लेकिन लेखक ऐसा नहीं सोचते कि लेकिन फिर भी उनके मन में फूल को देखकर उदासी है। इस गद्यांश में कौन सा भाव प्रमुखता से आपके उभरा है, तो आप कहेंगे इस गद्यांश में जो संस्कृति है, फूल से जुड़ी इस अशोक के फूल के माध्यम से जो आपकी हमारी स्मृति सांस्कृतिक पीड़ा है, इसका भाव उभरता है। लेखक अशोक के फूल को देखकर उसकी सुंदरता को नहीं देख रहा, बल्कि उसकी ऐतिहासिक कहानी को देख रहा है कि कैसे कैसे इस एक समय पर इस फूल का कितना महत्व था, संतान चाहने वाली स्त्रियां इसकी पूजा करती थी, लड़कियां बालों में लगाती थी, है ना, आपके बौद्ध धर्म में इसका एक विशेष महत्व था, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को ये दिखाता था, साहित्य में यह आपके हर जगह इस फूल का प्रयोग किया जाता था, उसको देख करके यहाँ पर लेखक का मन दुखी हो उठता है। तो ये अशोक के फूल गद्यांश से आपका होगा। अब ये आपके पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर में आपके 2 गद्यांश हैं, अथवा करके दिए होते हैं, किसी एक का आपको करना होता है। पद्यांश में लिखा है अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। यहाँ पर सही जवाब बताइए।
उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम। अभिनव मनुष्य कौन कह रहा है भाई? ये गीत महादेवी वर्मा, मतलब तुम लोग क्या बोलूं मैं, एग्जाम टाइम पर ऐसी गड़बड़ कर रहे हो। महादेवी वर्मा तो अभिनव मनुष्य बापू के प्रति, मतलब शर्म नहीं आ रही है जवाब देते हुए। एक कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु, पवन दूती का भी ले आए। और कुछ रह गया है? सिलेबस से बाहर के भी कोई कवि दिखाई दे रहे हो तो उनको भी उठा के ले आओ यहीं। कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, कैकई का अनुताप, बहुत बढ़िया। भाई ये आपकी अज्ञेय की कविता है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये हाल है तुम्हारा एग्जाम के 15 दिन पहले। यहाँ पर कवि अज्ञेय क्या कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर मैंने जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? तो यहाँ पर कवि अपने मन में मातृभूमि के लिए, जो उनके मन में प्रेम है, उसके लिए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर, यानी अपना सब कुछ देकर इस मातृभूमि की, अपने प्रेम की रक्षा अनेक प्रकार के यत्न यानी प्रयासों से की है। लेकिन जब आप प्रेम करते हो, जब आप अपना सारा 100% प्रयास करते हो, यत्न करते हो, एफर्ट करते हो, तो फिर उसमें आपको आंसू भी मिलते हैं, दुख भी मिलता है। कई सारे मातृभूमि पर वीर जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, है ना, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ जाते हैं, उनकी पत्नी उनके पीछे रहती है, उनका पूरा घर परिवार उनके बिना सूना हो जाता है। तो उस प्रेम के बदले, है ना, उनको क्या मिलते हैं? आंसू मिलते हैं। तो ये आपके कवि कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि प्रेम केवल अवसाद, अवसाद यानी दुख देने वाला, और मलिन यानी आपके चेहरे को मुरझा देने वाला, और आंसू यानी आपकी आंखों में आंसू भर देने वाला होता है। तो कई लोगों को ये लगता है, लेकिन कवि कहते हैं वे रोगी होंगे, वो अपने अंदर से बीमार होंगे, जिन्होंने प्रेम को अनुभव रस कटु प्याला, कि आपके अनुभव करके यह बोला है कि यह कड़वा रस का प्याला है, वे लोग जरूर रोगी होंगे, बीमार होंगे, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वो लोग जरूर मुर्दे होंगे जिनको प्रेम जो है वह सम्मोहन कर देने वाली हाला यानी मदिरा के समान लगता है, कि वो थोड़े समय का आपके आकर्षण है, तो वे लोग भी जरूर मुर्दा होंगे। तो यानी कवि यहाँ पर प्रेम के महत्व को बताता है, त्याग के महत्व को बताता है। तो ये मैंने आहुति बनकर देखा कविता का अंश है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? शीर्षक लिखेंगे मैंने आहुति बनकर देखा, कवि का नाम लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, वे मुर्दे होंगे जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, इसकी व्याख्या करिए। आप कहेंगे कवि का आशय है कि जो लोग प्रेम को केवल नशे या मोह या मदिरा आकर्षण मानते हैं, वो जीवन में सच्ची भावना से रहित है, वो मुर्दे हैं, है ना, वो जिंदा है ही नहीं। उनके अंदर आपके ऐसे लोग प्रेम की गहराई, त्याग और पीड़ा को समझते नहीं है, महसूस नहीं करते। प्रेम उनके लिए एक आकर्षण या मदिरा के समान है जो क्षणिक आनंद देता है। कवि ऐसे लोगों को मुर्दा कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेम का कोई जीवित एहसास ही नहीं बचा। कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है? तो आप कहेंगे जिन लोगों के लिए प्रेम केवल अवसाद यानी तनाव, दुख देने वाला, ठीक है, या झरते आंसुओं की माला है, या जिनके लिए प्रेम केवल सम्मोहन करने वाली एक मदिरा के समान है, जो प्रेम का केवल यही रूप देखते हैं, कवि ने उसको मुर्दा कहा है। अवसाद और सम्मोहन के अर्थ लिखिए। आप कहेंगे अवसाद का अर्थ है उदासी, दुख या मानसिक पीड़ा, और सम्मोहन का अर्थ है आकर्षण, मोह या नशे जैसी स्थिति। कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है? तो आप कहेंगे कि कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता सच्चे प्रेम, त्याग और अनुभूति में है ना। तभी तो कहते हैं वो मैंने आहुति बनकर देखा, यानी प्रेम की यज्ञ में मैंने अपने आप की आहुति दे दी, यानी अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया।
तो इसलिए यहाँ पर कवि प्रेम को जीवन की सार्थकता मानते हैं और वो कहते हैं कि प्रेम में अगर आपको कष्ट भी मिल रहा है, आंसू भी मिल रहा है, तो वो आपके जीवन को ऊंचाई देने वाला है। असली जीवन तो वही है। जैसे कोई वीर जवान शहीद अपने देश के लिए अपना जो है अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए वो त्याग ही उनके जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। तो यहाँ सुख केवल मोह में डूबे रहना, सब कुछ अच्छा अच्छा होना नहीं होता। तो इसी प्रेम के ऊंचे रूप को यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से दिखाया है। इसमें भी अथवा करके 2 पद्यांश आते हैं। जो पद्यांश आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस से हाँ मैं इसके उत्तर बिल्कुल सही लिख पाऊंगा, उसी पद्यांश को आपने करना है। लिखा है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठित होते। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। तो आप क्या कहेंगे? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित कविता पवन दूतिका से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इससे आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। क्या कहेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में जो राधा है वह पवन के माध्यम से जब कृष्ण को अपना संदेश देने के लिए कहती है, तो कहती है कि उनके पास कोई फूला हुआ कमल का जो समूह होगा उसको श्याम के नेत्रों के सामने, श्याम की आंखों के सामने ही थोड़ा सा आपके बेचैन होकर पानी में डुबोना। इससे उनको यह एहसास होगा कि मेरी आंखों में भी उनके वियोग के कारण ऐसे ही आंसू भरे रहते हैं, ऐसे ही पानी, विरह का जो वारी है, पानी है, आंसू है, वह आपके भरे रहते हैं। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर राधा कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने के लिए कहती है? तो आप बताना क्या कहती है कि अगर मेरे प्यारे कहीं मंजू यानी सुंदर से बाग उपवन में खड़े हो, वाटिका में खड़े हो, तो वहां जो आपके कीचक यानी बांस होंगे उनको बांसुरी सा उनके छिद्रों में जाकर बजाना। इससे मेरे जो आपके प्रिय होंगे उनको मेरी स्मरण हो आएगा। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। भगिनी और कीचक शब्दों के अर्थ लिखिए। भगिनी मतलब होता है बहन, तो राधा यहाँ पवन को बहन करके भगिनी कहकर पुकार रही है। फिर कीचक शब्द का अर्थ आप क्या कहेंगे? बांस। ठीक है। कीचक मतलब क्या होता है? बांस। अब इसके बाद अगला सवाल है, वेणु सा शब्द में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। जहां पर तुलना की जाती है उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ वेणु सा यानी बांसुरी सा आपके बजाना, तो बांसुरी सा बोला है इसीलिए तुलना करने पर उपमा अलंकार होगा। ठीक। तो इसको आप यहाँ पर उत्तर इसके पढ़ लेंगे। अगला बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको करना है। तो आपके पास साहित्यिक परिचय के लिए एक पैटर्न, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ ज्ञानी बैच के भरोसे है, तो थोड़ा सा आप लोगों को जो चीजें मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जो मैं आपके यहाँ करवा रही हूँ, उसको आप कृपया जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये साहित्यिक परिचय है तो साहित्यिक परिचय का पैटर्न आप याद रखिए। इसी पैटर्न पर सभी साहित्यिक परिचय आपको कर लेने हैं। ठीक। तो जैसे लिखा है, लेखक का नाम, जो भी लेखक का आप लिखना चाहते हैं, उनकी जन्म तिथि, उनका जन्म स्थान, इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया, इनका निधन ये हुआ, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हेडिंग आप साहित्यिक पहचान कि लेखक का नाम लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, जो भी आप लिखना चाहें, इसके रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं सामाजिक संस्कृति पर आधारित होती थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, जिससे उनके समकालीन साहित्यकारों और पाठकों पर प्रभाव पड़ा। ये इसका दूसरा। प्रमुख रचनाएं आपको जो है वो ट्रिक से कराई गई है, उनको आप लिखना है। भाषा शैली, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। अंत में निष्कर्ष
इनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय है। इनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान सदैव स्मरणीय रहेगा। लेखक का लिखोगे, कवि का लिखोगे, दोनों का सेम लिखना है, कोई नंबर नहीं कटता है। बस यहाँ पर आप जो निबंधकार उपन्यासकार लिख रहे हो तो यहाँ पर कवि लिख देना है कि ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये द्विवेदी युग के कवि है, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, तो ये आपके जो है प्रगतिवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो ये कवि ऐड कर देना यहाँ पर, है ना। इनकी कविताओं ने समाज को, आपके समाज और संस्कृति की झलक इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इस तरीके की बातें लिख देनी है। तो जहां जहां लेखक होगा वहां वहां आपको कवि कर देना है। इसको अपने पास टेबल पर चिपका के रखिए, जिसमें एक तरफ सभी लेखकों के नाम, दूसरा इनका जन्म स्थान, इनका निधन का वर्ष, इनकी साहित्यिक पहचान। इसको आप लिख करके चिपका लेंगे तो रोज रोज नजर पड़ती रहेगी तो याद रहेगा। पैटर्न आपको पता है, पैटर्न के हिसाब से आपको साहित्यिक परिचय कर लेना होगा। ठीक है, ऐसे ही एक कवि का भी बना लीजिए कि एक तरफ सारे कवियों के नाम है, एक तरफ इनकी जन्म तिथि है, दूसरी तरफ इनका जन्म स्थान है, अंत में इनकी निधन की तिथि है। तो ये पैटर्न आपको पद्य खंड और गद्य खंड 10 नंबर दिलवाएगा। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कृपया साहित्यिक परिचय का पैटर्न याद करेंगे तो काव्य और गद्य दोनों का लिख पाएंगे। 10 नंबर यहाँ पक्के। चारों कहानियों का सारांश लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब आपको लिख तो आप लेंगे, उसकी हेडिंग्स याद कर लीजिए। यहाँ आपके 5 नंबर पक्के। खंड काव्य का एक 5 नंबर का कथा वस्तु वाला सवाल याद कर लीजिए, जो भी आपका कथा खंड काव्य है। संस्कृत में अनुवाद के लिए आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी। श्लोक वाला तो सुभाषित रत्नानी कर लीजिए, 7 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। और गद्य के लिए मैंने आपसे कहा है 2-3 चैप्टर छोड़ दो और बाकी 2-3 चैप्टर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। एक पत्र लिखने का पैटर्न देख लो, निबंध देख लो, ये इससे ही आपके कम से कम 70 तक आप पहुंच जाएंगे। जो फिक्स क्वेश्चन वाले सवाल हैं उनको भी आप पढ़ लेते, जिसने कुछ नहीं पढ़ा एग्जाम आके टाइम पर देखो भैया कौन कौन से मैं क्वेश्चंस तैयार कर सकता हूँ, उनको भी तैयार कर लोगे तो 70-80 तक तुम वैसे भी पहुंच जाओगे साल भर ना पढ़ने के बावजूद। बहुत अच्छे नंबर लेकर के आता है वो बारीक चीजों पर ध्यान रखे। उसको जनरल तो पता ही होगा, बारीक चीज यानी जहां उसके एमसीक्यू में कट रहे हैं नंबर, या उसको लगता है कि मैं भी यहाँ पर कमी कर रहा हूँ, उसमें आपके उत्तर आपको करना है। ठीक है, जो आपके 95 से क्रॉस का सोच रहे हैं। अब यहाँ पर साहित्यिक परिचय मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है आपके कहानी वाला सवाल। लाटी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना करिए। तो मैंने आपसे कहा है या तो चारों कहानियों का सारांश तैयार कर लो या उद्देश्य। जैसे सारांश में आपको मैंने कहा हेडिंग याद कर लो, ये लाटी कहानी है, लाटी कहानी का सारांश आपको याद करना है तो इसकी हेडिंग याद कर लो, बाकी अंदर की कहानी तुम खुद बना बना के लिख लोगे। कहानी पढ़ी होनी चाहिए, कहानी नहीं पढ़ी है तो जो छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब पर 10-10 मिनट की है कहानियों की वीडियो सेक्शन पर, उसको देख लो, वहां से कहानी समझ में आ जाएगी। फिर इसकी हेडिंग्स देख लो, इसके हेडिंग के हिसाब से कर लेना। जैसे आप बताओगे कि यह कहानी कप्तान जोशी और उनकी पत्नी बानो के प्रेम, बीमारी और बिछोह की एक मार्मिक कथा है। इसमें गोठिया सैनिटोरियम का वातावरण पहली हेडिंग, बानो और कप्तान का प्रेम, नेपाली भाभी की मृत्यु, फिर बानो की मृत्यु, फिर कप्तान का दूसरा विवाह, लाटी से मुलाकात, ये मुख्य हेडिंग रहेगी। तो पूरी कहानी को इसी क्रम में आपने अरेंज करना है, ये आपको एग्जाम में आइडिया रहेगा। ऐसे ही पंचलाइट कहानी के भी हेडिंग्स आपको याद कर लेनी है, बाकी अंदर का आप लिख लोगे सारांश में। यही 2 इंपॉर्टेंट कहानी है, इनको जरूर आप लोग लिखने का अभ्यास कर लो। गांव और सामाजिक वातावरण और जातीय विभाजन बताओ कि किस प्रकार ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है उन्होंने गांव के माहौल को बड़े सजीव तरीके से चित्रित किया है ना। गांव में जातियों में वह टोले बटे हुए हैं, महतो टोली है, उसने पंचलाइट खरीदी है, फिर इसमें उत्साह का माहौल, पंचलाइट जलाने में क्या समस्या आई, गोधन को बुलाया, फिर गोधन ने पंचलाइट जलाया, गाँव में प्रकाश खुशी का माहौल, पंचों ने गोधन को क्षमा किया, कहानी का निष्कर्ष। तो इस तरीके से हेडिंग ये लिखना, पेपर में ऐसे नहीं लिखना आपको ये मैं बता रही हूँ कि हेडिंग याद हो जाएंगी तो आगे की कहानी आप लोग कर लोगे। ठीक, अब क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु, ये जिले वाइज है, आपको हर खंड काव्य में उसकी कथा वस्तु का क्वेश्चन तैयार कर लेना है, तो आपका 5 नंबर का खंड काव्य भी हो जाएगा। अब आता है हमारा संस्कृत खंड। ठीक है, संस्कृत खंड में हमारे पास
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ। पेपर में कहानी के सारांश या खंड काव्य के लिए 80 शब्द बोलता है, साहित्यिक परिचय के लिए भी 80 शब्द बोलता है, पर 80 में आप पूरा लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए वो शब्दों की संख्या तो आपकी बढ़ जाती है। ठीक, कैसे लिखना है? तो तुम आज पहली बार आ रहे हो क्लास में। लिखने के तरीके, पेपर सॉल्व करने का हमने पिछले 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आंसर शीट में कैसे लिखना है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस का काम कर रहे हैं, इसी में मैंने आंसर भी ऐड कर रखे हैं। प्रैक्टिस सेट आपकी आंसर कॉपी पर कैसे लिखे जाएंगे उसके लिए पिछले ज्ञानी बैच में 2 सेट हो चुके हैं, उसमें कराए गए हैं। उसमें आप आंसर शीट में कैसे लिखना होता है इसको देख लीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। जैसे इसमें भी आपके पास 2 गद्यांश होंगे जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं बेटर कर सकता हूं, उसी गद्यांश को आपने चुनना है। जैसे सबसे पहला ये गद्य 7 नंबर का आता है, इसमें 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। ठीक, तो अब लिखा है मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली यत इयम यदि यह सर्वा पृथ्वी पूरी पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए तत् तो किम क्या तेन उससे अहम मैं अमृता अमर श्याम हो जाऊंगी, ऐसा वह पूछती है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले ना एति नहीं, ऐसा नहीं। यथेव जैसा उपकरणवताम साधन संपन्न लोगों का जीवन हो तथैव वैसा ही ते जीवनम तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्वस्य अमरता की तो ना आशा अस्ति, नहीं आशा है वित्तेन धन से, ऐसा उन्होंने कहा। सा मैत्रेयी उवाच, तो वह मैत्रेयी बोली येन अहम जिससे मैं ना अमृता नहीं अमर श्याम हो पाऊंगी, किम अहम क्या उससे तेन कुर्याम मैं करूं। क्रैश कोर्स से अपना कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, वहां एक एक पीडीएफ एक एक टॉपिक की आपको मिल जाएगी। क्रैश कोर्स आप सभी के पास होगा, जो नए भी एनरोल हुए हैं तो क्रैश कोर्स तो आपका जो है सबका एक्टिव हो गया होगा। वहां से एक एक क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो मैंने संस्कृत खंड में हर शब्द का अर्थ लिखवाया हुआ है। एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान करते हुए जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो संस्कृत खंड भी हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ जरूर लिखना है, फिर हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर दूसरा गद्यांश आपके पास है महापुरुष लौकिक प्रलोभन। ये कहाँ से है बताओ, संदर्भ इसका क्या आएगा? संदर्भ में आप लिखेंगे महामना मालवीय से है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप करते हैं कि महापुरुष लौकिक प्रलोभन, लौकिक लालच में बद्धाह बंध कर नियत लक्ष्यान, नियत लक्ष्यों से न नहीं कदापि कभी भी भ्रशयंती भ्रष्ट होते। जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक लालच में आकर कभी भी अपने नियत लक्ष्यों से भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा व्रत अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधौ परिधि में स्थातुम स्थित रहने में ना अशक्नोत, नहीं समर्थ हुए, यानी न्यायालय भी इनको अपनी सीमा में बांध नहीं सका। और पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि विद्वान अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश सेवा के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्याम, दिल्ली में त्रयोविंशति 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 7 नंबर में दोनों में से किसी एक गद्य का आपने अनुवाद करना है। फिर ऐसे ही श्लोक भी आते हैं। श्लोक में मैंने आपसे कहा है सुभाषित रत्नानी के जिनके जितने श्लोक हैं उनको तैयार कर लो, बाकी चैप्टर के श्लोक तैयार नहीं भी करोगे चल जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है ससंदर्भ अनुवाद। ससंदर्भ में आप लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि भाषासु, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गीर्वाण भारती यानी देववाणी संस्कृत, तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे मधुर है इसका काव्य, उससे भी मधुर है इसके सुभाषित, इसके सुंदर मीठे वचन। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर अगला देखा ना में रोचते, अथवा करके दूसरा आता है ना, तो जो बेस्ट आता है उसको करिए। ना में रोचते भद्रम वह उलुकस्य अभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो
भविष्यति। तो आपके यहाँ पर यह कहाँ से लिया गया है, आप कहेंगे प्रस्तुत श्लोक उलूक जातकम खंड से लिया गया है। ना में रोचते, मुझे नहीं पसंद, वह जो उल्लू है उसका अभिषेक, उल्लू का राज्य अभिषेक मुझे नहीं पसंद। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध वाला मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब क्रोध में होगा तब इसका किस प्रकार का मुख होगा। ये आपके बस इतना लिख देते हो तो आपको 7 नंबर श्लोक के भी मिल जाते हैं। अब आगे इसके बाद हम आ जाते हैं मुहावरे वाले अंश पर। मुहावरा वाला अंश क्या कहता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ। तो ये बड़ा आसान है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक मुहावरा आपको आता है तो उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको कर देना होता है। जैसे लिखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, बी है नाक में नकेल डालना, सी है ईंट से ईंट बजाना, डी है सावन हरे ना भादो सूखे। तो क्या कहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना आता है तो चलाकर दिखाओ, है ना। सिर्फ हाथ कंगन को आरसी क्या, कोई कहे कि मुझे गाड़ी चलाना आता है तो आप बोलो भाई चला के दिखा फिर, है ना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे नहीं मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मैं अपने दोस्त से पूछवाता हूँ, अरे दोस्त से क्या पूछवाएगा, तो चला के दिखाना। तो इस तरीके की बात को हम हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं। तो इसका अर्थ आपने लिखना है कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 1 नंबर आपको अर्थ के लिए मिल जाएंगे, 1 नंबर आपको वाक्य प्रयोग। सारे मुहावरों का नहीं करना होता, किसी एक का ही करना होता है। जैसे उसकी ईमानदारी सब जानते हैं, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। नाक में नकेल डालना अगला मुहावरा, इसका अर्थ आप लिखते हैं किसी को अपने वश में कर लेना या पूरी तरीके से नियंत्रण। आजकल की औरतें अपने पति के नाक में नकेल डालकर रखती हैं, यानी अपने पति को वश में करके रखती हैं। तो इस तरीके से आप कहेंगे उसने अपनी चालाकी से पूरे गांव के नाक में नकेल डाल दी। तो ये आपने कोई एक मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरीके से नष्ट कर देना, है ना, तुझे देख लूंगा मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसे मुहावरे आपने प्रयोग किए हैं कि तुझे तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, तुझे पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। दुश्मनों ने गांव पर हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, भारत ने पाकिस्तान के हमला करने पर ईंट से ईंट बजा दी, है ना, तो पूरी तरीके से तबाह कर देना। सावन हरे ना भादो सूखे, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सावन हरे ना भादो सूखे। इतनी कोशिशों के बाद भी उसकी हालत सावन हरे ना भादो सूखे, हमने उसको इतना परेशान करने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहा कि सावन हरे ना भादो सूखे, यानी मतलब एक ही जैसा दिखाई देता रहा, है ना। इस तरीके से किसी एक मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। अब हमारे पास सवाल है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सर उठा लेती है, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसको मानसिक पीड़ा होती है। तो आप क्या कहेंगे, बताओ, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। तो आपको इसका उत्तर यही मिलेगा। आप कहेंगे शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती है, ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। जब यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, तो इससे उनको क्या होती है, मानसिक परेशानी होती है। इसको ऐसा मानने से उनको, यानी जब हम उनको उनके वो पैसे नहीं कमा पाते हैं ना, कुछ आपके काम नहीं कर पाते, तो हम उनको अपने लिए कम उपयोगी मान लेते हैं। इससे उनको अपने आप को बोझ, अनुपयोगी या जो फालतू उनको मान लिया जाता है, इससे मानसिक पीड़ा होती है। वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। आप बोलेंगे क्योंकि उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, इसीलिए उनको सामाजिक रूप से अनुपयोगी, मतलब इसी में आंसर है।
वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? आप कहेंगे बोझ, अनुपयोगी, फालतू। तो जो गद्यांश है उसी में इसके उत्तर आपको मिल रहे होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, क्योंकि उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लेता है? क्योंकि उनकी आर्थिक उपयोगिता कम हो जाती है। वरिष्ठ नागरिक को क्या मानने से पीड़ा होती है? बोझ, अनुपयोगी और फालतू। तो ये आपके गद्यांश में ही इनके उत्तर आपको छुपे हुए दिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास गद्यांश क्या है? भाषा संस्कृति की संस्थापक एनाटक होती है। भाषा की गई गायना संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये उसमें थोड़ा सा आपके गद्यांश में कुछ टाइपिंग एरर है ना, इसको हम छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। अथवा में आपके पास ये भी आता है किसी एक गद्यांश का ही अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग आपको करने होते हैं। ठीक, अब लिखा है निम्नलिखित में से शब्द युग्मों के सही अर्थ चुन करके बताइए। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चुनना है। मेघ और मेध, तो यहाँ पर बादल और कील, काला और बुद्धि, बादल और यज्ञ, बादल और चर्बी। क्या आएगा? तो आप कहेंगे मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मेध मतलब क्या होता है? मेध मतलब होता है यज्ञ। मेध मतलब क्या है? यज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। निर्वाण और निर्माण, इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। ये भी एक एक नंबर के हैं। ए है मृत्यु और बनावट, बी है बाण रहित और मान रहित, सी है मोक्ष और रचना, डी है रचना और मोक्ष। बताइए क्या होगा इसमें से सही? निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, निर्माण मतलब रचना। अब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ, इसमें भी तीन ऑप्शन है आपके पास। किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं। पहला है गज। गज के दो अर्थ क्या लिख सकते हैं? हाथी भी हो सकता है, सांप को भी गज बोल दिया। गज मतलब आपके मापन, गज आपके मापन की इकाई भी होती है, मापन की इकाई। जैसे हम कहें कि मेरे पास 50 गज की जमीन है, तो ये गज मापन की इकाई भी हो गई, गज हाथी भी हो गया। अज मतलब होता है बकरी, भी बकरी को भी अज कहते हैं। अज आपके जो जन्मा नहीं है, जो जन्मा नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्मा नहीं है, या आपके ब्रह्म, ब्रह्म है ना, तो ये आपके अज हो गया। सारंग, सारंग आपके मोर को भी कह देते हैं, सांप को भी कह देते हैं, कोयल को भी कह देते हैं। ठीक, किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक सही शब्द का चयन करके आपको बताना है जिसका कोई आकार ना हो। ए ऑप्शन बेकार, निराकार, सर्वाकार, साकार। जिसका कोई आकार ना हो उसको हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसका कोई आकार ना हो उसको हम बोलेंगे निराकार। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। ए ऑप्शन है अनुमति पत्र, बी है आज्ञा पत्र, सी है अधिपत्र, डी है परिपत्र। तो यहाँ 4 प्रकार के पत्र दिए हैं, इसमें से जिसमें किसी को हम कोई काम करने का अधिकार दे रहे हैं वह क्या होगा? जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो वह अनुमति पत्र है कि आप इस काम को अब कर सकते हैं। आज्ञा पत्र जब हम आदेश देते हैं किसी को, जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं वो आज्ञा पत्र होता है। जहां हम काम करने का अधिकार दे रहे हैं वो अनुमति पत्र है। ठीक, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास? अधिपत्र। अधिपत्र जहां मैं अपनी जमीन को दूसरे के नाम कर रही हूं तो उसको जो ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगी उसको अधिपत्र कहा जाता है। परिपत्र होता है जो आपके एक सामान्य संस्था में जानकारी के लिए, सबको अवगत कराने के लिए सूचना सर्कुलेट की जाती है, सूचना वितरित की जाती है, वो परिपत्र है। एक से ज्यादा लोगों को कोई सूचना मुहैया कराने के लिए परिपत्र बांटा जाता है।
अब है अशुद्धि संशोधन। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। ए है, याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, इसमें अशुद्धि ठीक करके लिखनी है। उसने कहा कि मैं 4 भाई है, आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, टक्कर लगते ही उसका प्राण निकला गया। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब इसको सही करके लिखो। पहले में क्या गलती है, पहले में क्या गलती है, आप कहेंगे पहले में आपके वर्तनीगत गलती है। इसमें क्या होना चाहिए, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो पहले में वर्तनीगत गलती है। दूसरा देखेंगे, उसने कहा कि मैं 4 भाई है, मैं नहीं मैं 4 भाई है, हम 4 भाई हैं, मैं भी नहीं हम, है ना। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, मैं या मैं नहीं होगा, है ना, हम 4 भाई हैं। ठीक। हमारी पुत्री प्रज्ञा, आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान, गुणवान नहीं स्त्रीलिंग आएगा, गुणवती, गुणवती। ठीक है। टक्कर लगते ही उसका प्राण, प्राण अपने आप में बहुवचन है, तो क्या होना चाहिए, उसके प्राण निकल गए। टक्कर लगते ही उसके प्राण, उसका प्राण कभी नहीं होता कि मेरा प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, उसके या मेरे प्राण। ठीक। अब आगे, हाँ आप कहते हैं कि उसने कहा कि मेरे 4 भाई हैं, तब भी ठीक है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, तब भी ठीक है। ठीक। चलो अब आगे किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण या परिभाषा लिखनी है। यमक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण एवं परिभाषा लिखनी है। चौपाई छंद या कुंडलिया छंद। अब ये भी कराने की जरूरत है भाई, है ना, इतनी बार आपको करवा चुके हैं, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है। हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे कि जब कविता में हंसने हंसाने का भाव हो, है ना, तो जब आपकी कविता को पढ़ करके, नाटक को पढ़ करके, कहानी को पढ़कर हंसी आती है, मन में हास्य रस उत्पन्न होता है, तो वहां हास्य रस है। बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल ना बाका होए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक नंबर में इसकी लक्षण, इसकी परिभाषा, 1 नंबर में उदाहरण, ऐसे यमक या भ्रांतिमान, चौपाई अथवा कुंडलियों का आपको लिख देना है। इसमें कराने की जरूरत है नहीं, बहुत बार करवा चुके। ठीक। अब देखो पत्र देख लेते हैं। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। पैटर्न आपको पता है तो ये भी आप कर लोगे। दूसरा, अथवा में दे रखा है अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। दोनों बहुत आसान है। चलो दूसरा वाला तो आपको पहले भी करा रखा है। पहले वाला करेंगे तो वही पैटर्न याद रखना है कि हमने डेट या आपके जो स्थान होता है वो लिखना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई ग्रेटर नोएडा इस तारीख को लिख रहे हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है। लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी महोदय जनपद, विषय क्या है, वो सवाल में ही दिख जाएगा विषय, संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु आवेदन, फिर महोदय कहकर हम अपनी बात शुरू करते हैं। वही एक लाइन में हमको ये सारी चीजें लिखनी होती है। ये नहीं कि एक यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, डिजाइन नहीं बनाना है, एक ही लाइन से लग करके सारी चीजें आती हैं। सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन के अनुसार जनपद में संविदा के आधार पर लेखपाल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैं उस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने 2017 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, राजस्व संबंधित कार्यों की मूलभूत जानकारी है, और मैं परिश्रम, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ हूँ। पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का वचन या आपको आश्वासन देता हूँ। आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखते हुए मुझे संविदा पर लेखपाल पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। और यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, धन्यवाद, भवदीय हस्ताक्षर। भाई क्या कह रहे हो कि आप गलत हो गया, आत्मज्ञान आएगा मैम। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। सही है ये, आत्मज्ञान ही सर्वज्ञ होता है नहीं,
आत्मज्ञानी ही है वो। याज्ञवल्क्य के शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से पत्र लिखने का पैटर्न दिमाग में रखना, बाकी आप कर लोगे। सफाई वाला कर लोगे, सफाई वाला हमने बहुत बार कर लिया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व, भारतीय चुनाव प्रणाली। अब इसमें रोबोट पर एक निबंध है, उसको आप लोग देख लो, उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। किसी भी निबंध लिखने की शुरुआत भूमिका या प्रस्तावना भाग से होती है। तो अगर हम रोबोट के बारे में लिख रहे हैं, मानव, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका निबंध है, तो लिखेंगे आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, इससे जुड़ा हुआ निबंध है ना ये। तो जब भी आपके टेक्नोलॉजी पर आएगा तो आप विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित जो आपको कराए गए हैं निबंध, उसमें से तथ्यों को लिखेंगे। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मानव ने अपनी बुद्धि से ऐसे अनेक आविष्कार करे हैं जिनसे हमारा जीवन सरल और सुविधाजनक होता है। इन्हीं आविष्कारों में रोबोट यानी यंत्र मानव का विशेष स्थान है। रोबोट ऐसे यंत्र हैं जो मनुष्य के निर्देशों पर कार्य करते हैं और कठिन, जोखिमपूर्ण तथा समय लेने वाले कार्यों को भी आसानी से कर देते हैं। तो अब ये हमने इसका प्रस्तावना भाग, भूमिका भाग दिखाया। फिर रोबोट होता क्या है? रोबोट एक स्वचालित मशीन, ऑटोमेटेड मशीन है। इससे कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्धारित आपके संचालित किया जाता है। ये मनुष्य की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता रखता है, परंतु इसमें भावनाएं नहीं होती। आपने 2 फिल्में भी देखी होंगी रोबोट पर आधारित। कौन सी 2 फिल्में थी? एक तो आपकी वो जिसमें चिट्टी नाम का एक रोबोट है ना, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। एक आपकी जिसमें कृति सेनन जो है वो आपकी रोबोट बनी है, ये हाल फिलहाल की होगी फिल्म, और ये चिट्टी रोबोट वाली पहले की फिल्म होगी। तो ये 2 फिल्में, और इसके अलावा एक और फिल्म शाहरुख खान की मुझे याद आ रही है। तो ये कुछ फिल्में हैं जो आपने रोबोट आधारित देखी होंगी। तो रोबोट क्या है? एक जो खुद से चलने वाली मशीन है जिसको कंप्यूटर के द्वारा, एआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। वो मनुष्य की तरह सोचने, कार्य करने, मनुष्य से कई गुना ज्यादा काम करने की क्षमता इनमें होती है, परंतु इनमें भावनाएं नहीं होती। हाँ, जो भी है, रजनीकांत की मूवी रोबोट 2 है। हाँ ठीक है, तो ये आपकी रोबोट आधारित फिल्म है। वही रोबोट किससे आपके निबंध आ गया है। देखो क्या लिख रहे हैं, कोई मिल गया, तेरी बातों में उलझा जिया। मतलब फिल्मों के नाम होते हैं तो तुम तुरंत बता देते हो। अभी चैप्टर का नाम पूछते हैं तो फिर तुम कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ से चैप्टर से, ऐसा कैसे होता है? मतलब बस एक सीन बता दूं मैं कि तुम्हें ये वाली फिल्म है, तुम तुरंत पूरी लिस्ट भेज देते हो। पढ़ाई भी ऐसे याद करो ना, तब तो आए मजा। रोबोट एक स्वचालित मशीन है जिसे कंप्यूटर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा आपके नियंत्रित किया जाता है। यह मनुष्य की तरह सोचने, कार्य करने की क्षमता भी रखता है, परंतु इसमें भावनाएं नहीं होती। मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका क्या है? आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएंगे। सबसे पहले मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जो जटिल ऑपरेशन है वो रोबोट की सहायता से किए जाते हैं। रोगियों की देखभाल, दवाइयां पहुंचाना, कृत्रिम अंग बनाना, इनसे इलाज अधिक सुविधाजनक और सटीक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रोबोट को छुट्टी भी नहीं देनी पड़नी है, वो आपके 24 घंटे बिना थके काम कर सकता है, उसकी बैटरी चार्ज कर लो। तो इसलिए रोबोट ज्यादा किफायती पड़ते हैं। उद्योग एवं कारखानों में भी जो भारी मशीनें हैं उनका संचालन रोबोटों के द्वारा करा जा रहा है। रोबोटों से खतरनाक कार्य करवाए जाते हैं, उत्पादन और तेजी से होता है और सस्ता होता है। जिस काम को करने के लिए 50 लोगों की जरूरत थी उसको एक अकेला रोबोट कर रहा है। तो इससे आपके सस्ते में जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो सस्ते में आपकी ज्यादा बन जाता है। इससे मानव श्रम कम होता है और जो जोखिमपूर्ण घटनाएं थी वो रोबोट से करवा देते हैं, तो मानव दुर्घटनाएं कम होती हैं। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग किया जाता है जहां मनुष्य पहुंचना असंभव है। हमें आपके किसी दूसरे ग्रह में कोई खोज करने जाना है तो हम सीधे इंसान को बिठा करके स्पेस में नहीं भेज देंगे, हम पहले रोबोट वगैरह भेजते हैं। वो जब आपके उसमें कैमरा वगैरह फिटिंग करके भेजा जाता है, उसके द्वारा शुरुआती आपके जो है खोजबीन की जाती है, फिर जाकर के सब कुछ ठीक होता है, तो तब जाकर के कोई मनुष्य आपके खोज के लिए स्पेस, अंतरिक्ष आदि में जाता है।
तो रोबोट का प्रयोग वहां भी हो रहा है, अंतरिक्ष अन्वेषण में, चंद्रमा और मंगल मिशन पर बम निष्क्रिय करना हो तो वहां भी रोबोट को भेज दो, है ना। और आपके सीमा सुरक्षा आदि के लिए भी सैनिकों की जरूरत अब कम है, रोबोटों से काम चलाया जा सकता है। शिक्षा और अनुसंधान में रोबोट शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायक बन रहे हैं। एक आपकी एआई टीचर भी केरला में आपकी काफी समय पहले, लगभग 1 साल के पहले आपकी एक एआई टीचर भी लॉन्च हुई थी, है ना। तो वो बिल्कुल आपकी महिला शिक्षक की तरह लग रही थी और बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रही थी। तो इस प्रकार रोबोट शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी जगह बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में सहायक है। वैज्ञानिक अनुसंधान खोज करने में, प्रयोगशालाओं में इनका विशेष महत्व है। ये सीखने की प्रक्रिया इससे रोचक बनती है। घरेलू जीवन में आजकल ऐसे रोबोट मिल जाते हैं जो घर की सफाई भी करते हैं, खाना बनाने में भी सहायक होते हैं, बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। इससे मानव जीवन अधिक आरामदायक हो जाता है। अब इसके दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि हर चीज के कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है। आपके दुष्प्रभाव, जहां रोबोट लाभदायक है वहीं कुछ समस्याएं, जैसे बेरोजगारी की समस्या। अगर यहाँ पर सारा ही काम रोबोट करने लग जाएंगे तो इंसान तो बेरोजगार। एक कंपनी जहां 50 लोगों को रोजगार दे रही थी, उसने 50 लोगों को हटाकर एक रोबोट को हायर कर लिया, तो इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। मानव पर अत्यधिक निर्भरता, रोबोट खुद से काम नहीं कर सकता, उसको संचालित करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत है। तो हम बिल्कुल रोबोट को काम दे दिया है फिर टेंशन फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। रोबोट के साथ हमें और अपना दिमाग खपाना पड़ता है। भावनात्मक संबंधों की कमी, अगर आसपास सब रोबोट ही होंगे तो फिर ऐसे में जो वो फीलिंग्स होती हैं वो आप रोबोट के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसलिए इनका संतुलित उपयोग आवश्यक है, नहीं तो आप जो है डिप्रेशन में भी जा सकते हैं रोबोट का अधिक इस्तेमाल करने से। ठीक। अब उपसंहार या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रोबोट मानव कल्याण के लिए वरदान है, यदि इनका उपयोग सही दिशा में हो। ये मानव जीवन को सरल, सुरक्षित, उन्नत बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रोबोट मानव के सहायक है, उसके स्थापन्न नहीं, कि हम जो है मनुष्यों को हटा करके रोबोट ही रोबोट बना दे रहे हैं। तो फिर ये आपकी दुनिया नरक जैसी हो जाएगी। दुनिया को खत्म होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, मनुष्यों की जगह रोबोट नहीं ले सकता, रोबोट सहायक हो सकता है। ये आपको याद रखना है ना। कहीं सोचो कि किसी दोस्त ने धोखा दिया तो अब तो मैं दोस्ती किसी से करूंगा ही नहीं, मैं रोबोट बनाऊंगा, रोबोट के साथ ही रहूंगा। तो वो थोड़े टाइम आपको अच्छा लगेगा और उसके बाद आपके क्या होगा, उसके बाद फिर आपको इंसान ही ढूंढने पड़ेंगे। और फिर इंसान ढूंढोगे तो इंसान आपके पास आएंगे नहीं, कि तुम बड़े जा रहे थे कि मैं तो रोबोट से दोस्ती करूंगा, आप जाओ रोबोट के पास। तो इसीलिए रोबोट रोबोट है, इंसान इंसान है। ये आपके इसके महत्व को आपने समझना है। बाकी अब हम लोगों की मुलाकात कब हो रही है? 3 तारीख को, 3 फरवरी को मिलते हैं। एमसीक्यू और निबंध वाला पार्ट, एआई पर निबंध उस दिन मैं आपको कराऊंगी, वो इंपॉर्टेंट निबंध है, उसको तैयार कर लेना। निबंध में हेडिंग डालनी है। हाँ, निबंध में हेडिंग डालनी है, हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर कहाँ पर मिलेगा बताया तो, क्रैश कोर्स में जो भी कंटेंट चाहिए क्रैश कोर्स में मिलेगा। अलीगढ़ वाले कौन सा करें, 7th में इग्नोर कर रही हो मैम, मना कर दो। भाई तुम क्लास में पहली बार आ रहे हो क्या? 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? खंड काव्य है। खंड काव्य मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि खंड काव्य आप लोगों को मैंने टॉपर्स 2026 बैच में क्रैश कोर्स में करा रखा है। और खंड काव्य में कथा वस्तु लिखनी होती है। आप कौन से जिले के हैं ये मेरे को नहीं पता, मैंने 6 के 6 खंड काव्य कराए हैं। आप अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से पूछिए कि आपके स्कूल में कौन सा खंड काव्य आपको करना है। उस खंड काव्य के हिसाब से आपको क्रैश कोर्स से या टॉपर्स 2026 बैच से अपना कथा वस्तु वाला सवाल तैयार कर लेना है। मैंने आपको चरित्र चित्रण और कथा वस्तु दोनों करा रखी है, चाहो तो दोनों कर लो, नहीं तो कथा वस्तु वाला तो तैयार कर ही लो। क्योंकि यहाँ पर आपके क्या आते हैं, जो है वो सवाल अथवा करके पूछा जाता है। पत्र लेखन में लाइनें बहुत ज्यादा नहीं छोड़नी है, ठीक है। आपके ऐसा नहीं कि एक लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं, ये बच्चों वाला तरीका नहीं करना है आपको। तरीके से उत्तर जैसे बताया गया है, कल और परसों में हमने कॉपी में कैसे उत्तर लिखना है इस पर भी चर्चा की थी। तो जो आज पहली बार ज्ञानी बैच के इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ रहे हैं, कृपया कल और परसों की क्लास देख लेंगे, तो कॉपी कैसे लिखी जाती है वो उसमें आपके बताया गया है, उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, चलिए तो फाइनली हमारी तो आज का इसको हम खत्म करते हैं। मुलाकात अब आप लोगों से। अच्छा, कल साहित्यिक हिंदी की भी तो क्लास है। कल जो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनका संस्कृत खंड का मैंने 31 तारीख को बोला था, कल यूट्यूब पर मिलते हैं आपके आर्ट्स वाले बच्चे हिंदी के लिए। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे। सभी को नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद।